हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं बिट्स फॉर बायोलॉजी। तो इंडिया की इस बेस्ट क्रैश कोर्स में आज बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लेक्चर नंबर 2 का, जिसमें आज बात करेंगे मेगास्पोरेंजियम का। कल हमने माइक्रोस्पोरेंजियम की बात की थी, माइक्रोस्पोर की बात की थी, स्टेमन की बात की थी, एंथर की बात की थी, फिलामेंट की बात की थी। आज हम बात करेंगे स्टिग्मा का, स्टाइल का, ओवरी का। अंदर ओवरिन कैविटी में क्या होता है, ओव्यूल होता कैसा है, और उसके बाद पॉलिनेशन की बात हम लोग करेंगे। ऑटोगैमी क्या होता है, जीनोगैमी क्या होता है, गिटेनोगैमी क्या होता है। ये सब टर्म्स जो कंफ्यूज करते हैं हमें, ये सब टर्म्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। ये थियरी सेशन है और जिसकी प्रैक्टिस सेशन अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में रोज रात 9 बजे क्लास 12th की चलती है और क्लास 11th की प्रैक्टिस सेशन रोज शाम 4 बजे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहते हैं। ये 100 डेज का क्रैश कोर्स शेड्यूल है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, जिसमें शाम 4 बजे और रोज रात 9 बजे अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में हम लोग यहाँ खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। हमारा टारगेट है 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना नीट एग्जाम तक। ये जो हम अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ये तुम ये कोड यूज कर सेशंस को अनलॉक कर सकते हो। वो सेशन तुम्हारे लिए फ्री हो जाएंगे। ये अनअकैडमी का पेड प्लेटफॉर्म है जहां पे कुमार लाइव रेफरल कोड को यूज कर तुम अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन में पिस्टिल की बात होगी, मेगास्पोरेंजियम की बात होगी, जिसे ओव्यूल कहते हैं, और एम्ब्रियो सैक। सबसे पहले जो टॉपिक में ये नाम दे रखे हैं, इससे ही पहला क्वेश्चन निकल जाता है। एग्जाम में पूछा गया टेक्निकली हम ओव्यूल को क्या कहते हैं, तो टेक्निकली ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे गाइनोइशियम की बात करनी है हमें, क्योंकि एंड्रोइशियम की बात ऑलरेडी कर चुके हैं हम। गाइनोइशियम कहने का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर के 2 पार्ट होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंड्रोइशियम कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोइशियम कहते हैं। ये ऑलरेडी हम एंड्रोइशियम वाला पार्ट देख चुके हैं, कल पॉलन ग्रेन बना चुके थे हम। उसके बाद गाइनोइशियम की जब बात चली है तो उसमें एक से ज्यादा पिस्टिल हो सकते हैं। अब बात आती है पिस्टिल क्या है, तो गाइनोइशियम के यूनिट को हम पिस्टिल कहते हैं। ऐसे ही एंड्रोइशियम के यूनिट को हम स्टमेन कहा करते थे। पिस्टिल की बात करें तो चाहे तो एक हो सकता है, एक हो तो नाम बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, एक से ज्यादा हो तो नाम बोलेंगे मल्टीकार्पेलरी। अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा। There are more than one the pistil may be fused together। अब बात आती है, अगर पिस्टिल एक से ज्यादा हैं तो चांसेस ये भी हैं कि आपस में फ्यूज हो सकते हैं। बायो में कहीं भी सिन का नाम आएगा तो समझना यहां फ्यूजन ही चल रहा है। इसके बाद सिनकार्पस हो गया। अगर मानकर चलो सारे फ्री हैं तो क्या हम उनको एपोकार्पस बोल सकते हैं। एपो का मतलब फ्री। तो ओवरऑल ये बोला गया कि अगर हमें मल्टीकार्पेलरी का केस मिलता है तो उसमें 2 चीजें हो सकती हैं, चाहे तो सिनकार्पस और चाहे तो एपोकार्पस। सिनकार्पस होगा, सारे कार्पेल्स आपस में फ्यूज्ड रहेंगे या सारे पिस्टल्स आपस में फ्यूज्ड रहेंगे। ऐसे ही एपोकार्पस में सारी चीजें फ्री देखने को मिलती हैं। यहां से तुमसे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं जो मॉर्फोलॉजी में भी एनसीईआरटी ने डील किए हैं। एग्जांपल्स सिनकार्पस का बात करूं, ट्रिक याद रखोगे पीएमटी। कैसे याद रखोगे ट्रिक, वो सुनो। सिन का मतलब होता है फ्यूजन। क्या इंडिया के सारे पीएमटी के एग्जाम्स फ्यूज कर दिए गए हैं? एक ही सिंगल एग्जाम है नीट पीएमटी, पेपेबर, मस्टर्ड और टोमेटो। ये 3 एग्जाम्पल इसमें तुम्हें ध्यान रखना है सिनकार्पस में। एपोकार्पस के 3 एग्जाम्पल हैं, रोज, लोटस और माइकेलिया। ये 3 एग्जाम्पल याद रखना। माइकेलिया कुछ और नहीं, चंपा है। आगे बात चली है तो पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। जिस तरह कल हमने स्टेमन के 2 पार्ट देखे, एंथर और फिलामेंट, वैसे ही जो पिस्टिल होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे पॉलन ग्रेन आकर ठहरता है। उसके बाद जो लंबी सी पतली सी पाइप होती है स्टिग्मा के नीचे, उसे हम स्टाइल कहते हैं। और उसके बाद नीचे की जो सोलन पोर्शन है उसे हम ओव्यूल कहते हैं, सॉरी उसे हम ओवरी कहते हैं। और उसमें एक कैविटी होती है जिसको ओवरियन कैविटी कहते हैं। प्लेसेंटा वहीं से अटैच होता है जिसके थ्रू सारे ओव्यूल्स आपस में
अटैच्ड होते हैं। प्लेसेंटेशन हमने ऑलरेडी ये बात कर रखी है। ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला डायग्राम जो तुम देख रहे हो ये हिबिस्कस का डायग्राम है। हिबिस्कस के बारे में जानते हो तुम? हिबिस्कस चाइना रोज का, चाइना रोज में तुमने ये चीज देखा होगा, चाइना रोज का पिस्टिल है ये। ऊपर वाला पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं, ये वही पार्ट है जहां पे पॉलन ग्रेन आकर लैंड करेगा। स्टाइल पतली सी लंबी सी हो गई, ओवरी, और इसके अंदर में ओवरिन कैविटी मिलेगी, और ये थैलमस ये पार्ट है जहां से सारी चीजें अटैच होती हैं फ्लावर में। आगे आ जाओ, ये जो डायग्राम है तुम्हारा, इसमें क्या जितने भी तुम पिस्टल्स देख रहे हो क्या सारे के सारे आपस में फ्यूज्ड हैं? जल्दी बोलो भाई। तो क्या ये केस सिन कार्पस का हो जाएगा? तो ये डायग्राम किसका है? एनसीईआरटी बोलती है डायग्राम पेपेवर का है। तो ये चीज हम याद रखेंगे। अभी मैंने बोला था ना सिन कार्पस में PMT, पेपेवर, मस्टर्ड और टोमेटो, तो बस ये चीज याद रखना। इसके बाद इसमें सारे कार्पेल्स जो हैं फ्री हैं। देखोगे एक दूसरे से कोई नेम जुड़े हुए हैं, सब बिल्कुल अलग अलग हैं। क्या मैं कह दूं एपोकार्पस? क्या बोलेंगे हम इन्हें? एपोकार्पस इन्हें नाम देते हैं। तो इसमें मिलेगा कहां? रोज, लोटस, माइकेलिया। यहां पे तुम्हें माइकेलिया में दे रखा है और यहां पे पेपेवर दे रखा है। तीसरा ये हो गया हमारा। चौथा जो डायग्राम है हमारा वो एक ओव्यूल का डायग्राम है। ओव्यूल के टाइप कई सारे हैं, हमारे सिलेबस में बस एक ही टाइप पढ़ना है जिसका नाम है एनाट्रोपस ओव्यूल। अगर कोई ओव्यूल 180 डिग्री पे होती है तो उसे हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। इस डायग्राम को समझना बड़े अच्छे से। देखो यहां पर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज यहां पर क्या है? एम्ब्रियो सैक, अंदर में जो काम है इसी के अंदर सारे काम चलने हैं। इसके बाद जो इसके बाहर का टिश्यू है, ये बाहर का टिश्यू पैरेन्काइमा की बनी हुई टिश्यू है। इस टिश्यू को क्या बोलते हैं? इस टिश्यू को न्यूसेलस कहते हैं। अभी काम आएगा, याद रखना। इसके बाहर चलो, इनर इंटेगुमेंट्स है ये। इसके बाहर चलो, आउटर इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स का मतलब कुछ और नहीं है, यही आगे जाकर सीड कोट में कन्वर्ट होने हैं। ये जो अंदर में तुम्हें पूरा का पूरा ओव्यूल दिख रहा है, यही जाकर सीड में जाकर कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये वाली पॉइंट माइक्रोपाइलर पोल, और माइक्रोपाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये माइक्रोपाइल ही वो जगह है जहां से पॉलन ट्यूब की एंट्री होनी है एम्ब्रियो सैक के अंदर। इसमें एंट्री इसी के थ्रू होती है। माइक्रोपाइल वो पॉइंट है, वो जंक्शन है जहां से होगी। और माइक्रोपाइलर पोल तो तुम समझ ही रहे हो, ये पोल तुम्हें समझ में आ रहा है। अगर एक तरफ माइक्रोपाइलर पोल है तो दूसरे तरफ चैलेजल पोल होगा। ये फिक्स्ड है कि चैलेजल पोल इधर है तो माइक्रोपाइलर इधर होगा। अगर चैलेजल इधर होता तो माइक्रोपाइलर नीचे की तरफ होता। ये हाइलम वो स्टॉक है जिससे सारी चीजें ऊपर से इस तरह से अटैच रहती हैं, तो हाइलम इस पॉइंट को कहते हैं हम। और बाकी ये डंडी को बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, हाइलम वो पॉइंट है, जैसे देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको हाइलम बोला गया है, जिससे ये पूरा का पूरा ओव्यूल और ये ऊपर का हिस्सा सब इससे प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहेगा। और बाकी हाइलम वो ये पूरा का पूरा फ्यूनिकल वो डंडी है जिससे ये पूरी की पूरी चीज जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, प्लेसेंटा से कई सारे ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं, है ना। कई सारे मेगास्पोरेंजिया कह सकते हैं, क्योंकि मेगास्पोरेंजिया एक टेक्निकल टर्म है, तो भी ये चीज हम लोग आराम से बोल सकते हैं। ओव्यूल्स के नंबर काफी वेरी करते हैं। हमने वाटरमेलन खाया है, वाटरमेलन में कभी हमें कई सारे सीड्स मिलते हैं, तो वाटरमेलन में ओव्यूल्स के नंबर भी ज्यादा होंगे, क्योंकि ओवरी ही तो आगे जाकर फ्रूट बना, ओव्यूल्स ही तो आगे जाकर सीड बना। तो सिंपल सी बात है, यहां पे वीट की बात करें, गेहूं, तो एक ही तो उसमें होता है ओव्यूल। पैडी की बात करें, मींस धान की बात करें, चावल की बात करें तो उसमें भी तो एक ही होता है। मैंगो में बात करें तो एक ही है। लेकिन अगर कई सारे देखने को मिलना है हमें, तो पपाया में, वाटरमेलन में और ऑर्चिड्स में देखने को मिलते हैं हमें कई सारे ओव्यूल्स। कहने का मतलब कई सारे सीड्स। यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेगास्पोरेंजियम, जिसे हम ओव्यूल का नाम देते हैं, मींस ओव्यूल का ही टेक्निकल नाम क्या है? मेगास्पोरेंजियम। टिपिकल का मतलब कॉमन होता है, जो हमने डायग्राम में देखा है वो एनाट्रोपस कहते हैं उसे। अब यहां पर सबकी डेफिनेशन बताई गई है। ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ अ स्टॉक। उस डंडी को क्या कहते थे तुम? उस डंडी को फ्यूनिकल कहते थे, जिसके थ्रू ओव्यूल अपने प्लेसेंटा से अटैच होगा, नाम फ्यूनिकल। नेक्स्ट चीज, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल। अब जो फ्यूनिकल से ओव्यूल की बॉडी जुड़ी हुई है हम उसे हाइलम कहते हैं। एनसीईआरटी क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी टॉपिक में लिखती है सीड के बारे में कि हाइलम इज ए स्कार, धब्बा जैसा दिखता है वहां पे। नेक्स्ट, तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ठीक है भाई, तो वो क्या देखने को मिला था हमें?
जंक्शन देखने को मिला था। और इस डायग्राम में फिर से देखो, हाइलम जो तुम देख रहे हो, क्या ये जंक्शन है? तो सिंपल सा ये हाइलम क्या हो जाएगा? जंक्शन हो जाएगा। किसके बीच का? तो ओव्यूल के बीच का और फ्यूनिकल के बीच का ये जंक्शन हो जाएगा। एक ओव्यूल के पास चाहे तो एक और दो इसके पास इन्वेलप होते हैं। हम उन इन्वेलप्स को इंटीग्यूमेंट्स का नाम देते हैं। मींस वो कवरिंग जो हुए वो इंटीग्यूमेंट्स हुए। इंटीग्यूमेंट्स की बात करें तो टिप पे वो नहीं होते, टिप पे वहां पे माइक्रोपाइल होते हैं। अभी तुमने डायग्राम में देखा था, यहां पे इंटीग्यूमेंट्स नहीं थे। जो कवरिंग तुमको मिल रहा है बाहर से, वो कवरिंग यहां पे मौजूद नहीं है। उसके बाद अगर एक तरफ माइक्रोपाइलर इंड है तो ये ऑटोमेटिक बोल देना है कि दूसरी तरफ चैलेजल इंड ही होगा, जो कि बेसल पार्ट में होगा। आगे एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, याद आ रहा है? पॉलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट कहा करते थे। एनक्लोज्ड विद इन द इंटीग्यूमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल्स, नाम क्या है? न्यूसेलस। ये जिक्र जिम्नोस्पर्म में भी आया था और एंजियोस्पर्म में तो देख ही रहे हैं हम। मास ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। मास ऑफ सेल्स किसको कहा था? मानकर चलते हैं एम्ब्रियो सैक है, इसके अगल बगल की जितनी भी सेल्स हैं हम उनको क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। जिनके पास भर भर कर खाना मौजूद है कि एम्ब्रियो सैक तुम तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक, जनरली सिंगल ही होता है, वो मेगास्पोर से बनाए जाते हैं। अब बात आती है मेगास्पोर कहां से आएगा, यही तो बात करनी है हमें यहाँ पे। जैसे माइक्रोस्पोर याद है आया था, माइक्रोस्पोर टेट्राइड, ऐसी यहाँ पे मेगास्पोर टेट्राइड की कहानी बनेगी। देखो मेगास्पोरोजेनेसिस, ऐसे ही हमने पढ़ा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम माइक्रोस्पोर बनाने का काम करते थे, मेगास्पोरोजेनेसिस में हम मेगास्पोर बनाएंगे। बनेगा तो मियोसिस है ना, जल्दी बोलो। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। वहां पे पॉलन मदर सेल होता था या माइक्रोस्पोर मदर सेल होता था, यहां पे क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। इसको क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। सिंपल सा मैं अगर तुम्हें बताऊं तो ये मेगास्पोर मदर सेल है, ट्वेन होगा, करवा दो मियोसिस, मियोसिस करवाने के बाद बना दो क्या? जल्दी बोलो, मेगास्पोर बना दो। प्लाइडी क्या हो जाएगी? एन हो जाएगी। ठीक है। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। कहां पे बात चलेगी? माइक्रोपाइलर रीजन में, वहां पे वो मौजूद रहेगा। जैसे यहां पे देखो, देखो जो बाहर के सेल्स हैं सबको क्या बोला जा रहा है? न्यूसेलस बोला जा रहा है। माइक्रोपाइलर एंड इधर है तो इधर वाला चैलेजल एंड होगा। यहां पर मेगास्पोर मदर सेल है। आगे देखो डिवीजन हुआ, इसमें आगे डिवीजन हुआ तो क्या 1 से 2 बन गए? 1 से 2 बन गए, माइक्रोस्पोर डायड बनकर तैयार हो गया। आगे देखोगे तो मेगास्पोर डायड बनकर तैयार हो गया और आगे टेट्राइड बनकर तैयार हो गया, क्योंकि 2 मियोसिस डिवीजन चलते हैं तब जाकर चीजें बनेंगी। तो ओवरऑल सिंपल सी चीज थी। क्लियर है? आगे देखो यहां पे, ये स्टार्टिंग में तो एक ही रहा होगा ना, 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, इस तरह की चीजें बनती चली गई। तो ओवरऑल यहां पर डायग्राम को पहले अच्छे से देखो, इसको एनसीईआरटी में पहले इस डायग्राम का देखो जल्दी से भाई, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो ये डायग्राम यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो टोटल हमारे पास मेगास्पोर कितने बने? टोटल 4 मेगास्पोर हमारे पास बने हैं। क्लियर है ये चीज? आगे देखना, अगर हमें एक फंक्शनल एम्ब्रियो सैक को बनाना है, अगर हमें ये फंक्शनल एम्ब्रियो सैक को बनाना है तो हमें कितने माइटोटिक डिवीजन की जरूरत पड़ेगी? तो हमें टोटल लगभग 3 माइटोटिक डिवीजन की जरूरत यहां पे पड़ती है। तो जल्दी से लिखो यहां पे 3 माइटोटिक डिवीजन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ फंक्शनल एम्ब्रियो सैक। हो गया? तो 3 माइटोटिक डिवीजन यहां पे चाहिए, तब जाकर एम्ब्रियो सैक यहां पे बनेगा। क्लियर है? चलें आगे, बोलो भाई। तो यहां पर ध्यान क्या रखना है कि टोटल न्यूक्लियस 7 क्या होते हैं? सेल्स। न्यूक्लियस के नंबर क्या होते हैं? 8 होता है टोटल। न्यूक्लियस के नंबर होते हैं टोटल 8। बात आती है 8 कैसे आ गया? बीच वाला जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए यहां पर कह देते हैं 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होगा। सिनर्जिड्स और एक सेल मिला दूं तो यहां पर 3 हो गए इसके नंबर। एंटीपोडल सेल्स भी टोटल 3 होते हैं, सेंट्रल सेल 1 होते हैं। क्या टोटल 7 सेल हो गए? और 7 सेल, क्योंकि सेंट्रल के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं इसलिए टोटल 8 न्यूक्लियस हो गया, क्योंकि सब में तो एक ही एक है। ऐसे ही देख लो, ये पूरा डेवलप्ड फॉर्म है।
एंटीपोडल्स चैलेजर की तरफ बनेंगे और सिनर्जिड्स और एक की बात करें तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनेगा। ये गजब की चीज है फिलीफॉर्म एपैरेटस। इसके बारे में एनसीईआरटी लिखती भी है, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग, यहीं से तो एंट्री होनी है पॉलन ट्यूब की। ओके, क्लियर है ना? ये डायग्राम क्लियर होनी चाहिए। एंट्री इधर से होती है ना, इधर से ऐसे तरह से एंट्री होती है। तो बस लेबलिंग याद रख रही है, इस पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इट इज अ लार्ज सेल। फिर से आते हैं, किसकी बात वो चल रही है वो समझना। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूशेलस। इट इज अ लार्ज सेल, ठीक है, कंटेनिंग भर भर कर साइटोप्लाज्म मौजूद है और उसमें न्यूक्लियस भी बहुत अच्छे से है। एमएमसी क्या मियोसिस में जाएगा? What is the importance of the MMC undergoing meiosis? मियोसिस में क्यों जाना चाह रहा है? रिडक्शन डिवीजन में क्यों जाना चाह रहा है? ताकि वो गैमेट की जो प्लॉइडी है उसको मेंटेन कर सके, इसलिए। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे मेल गैमेटोफाइट में हमने पॉलन ग्रेन की बात की थी, ऐसे ही बात करेंगे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। ज्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें जो मेगास्पोर्स होती हैं, वो मेगास्पोर क्या होती हैं भाई? फंक्शनल होती हैं, लेकिन 3 उसमें से डिजनरेट कर जाते हैं। कितने होंगे फंक्शनल? बस 1 मेगास्पोर होंगे फंक्शनल। बने कितने थे? 4। मेगास्पोर टेट्राइड कहा था जिसे हमने। 1 उसमें से फंक्शनल होगा, 3 बाकी डिजनरेट कर जाएगा, याद रखना। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर यही आगे जाकर एम्ब्रियो सैक बनाने का काम करेगा, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये जो बना है एम्ब्रियो सैक एक ही मेगास्पोर से बना है, क्या हम इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कह दें? एक मेगास्पोर से पूरा एम्ब्रियो सैक बन जाना, क्या इसे हम मेगास्पोरिक डेवलपमेंट कह दें? एनसीईआरटी ने आगे क्वेश्चन पूछा है, न्यूसेलस की प्लॉइडी कितनी है? 2n, क्योंकि इसी से तो आगे मेगास्पोर मदर सेल बनाना। याद करो ना, जैसे स्पोरोजीनस टिश्यू हुआ करता था ना वहां पे माइक्रोस्पोर वाला में, ऐसे ही यहां पे ये टिश्यू मौजूद है जिसे न्यूसेलस कहते हैं हम। वो भी स्पोरोजीनस भी 2n हुआ करता था, उसमें से निकला था पॉलिन मदर सेल। ऐसे ही यहां पे भी बात करते हैं। एमएमसी 2n होता है प्लॉइडी, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल में तो होना है मियोसिस, तो 2n ही होगा। और आगे है फंक्शनल मेगास्पोर तो n है, और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक भी n होता है। आओ आगे एम्ब्रियो सैक को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। The nucleus of the functional megaspore divides mitotically. न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे होगा? माइटोटिकली। याद रखना ये, टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई बनाने के लिए। पहले एक न्यूक्लियस थे, एक न्यूक्लियस से जैसे मानकर चलो ना, सारा चीज फिर से देखो। चलो हुआ मियोसिस हुआ भाई, सब कुछ हुआ, हमारे पास 4 बन गए टोटल मेगास्पोर टेट्राइड जिन्हें कहा गया। 4 में से 3 डिजनरेट कर जाने हैं, बचता तो एक ही है, वही जाकर आगे फंक्शनल मेगास्पोर होगा जो कि एम्ब्रियो सैक बनाने का काम यहां पे करेगा। क्लियर है बात? आगे देखो, अपोजिट पोल्स के तरफ वो मूव कर जाते हैं, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। अभी टोटल न्यूक्लियस कितने हैं एम्ब्रियो सैक में? 2 हैं, एक माइटोटिक डिवीजन अभी हुआ है, ध्यान रखना। आगे 2 और माइटोटिक डिवीजन चलते हैं। कोई तुमसे पूछे कि एक फंक्शनल एम्ब्रियो सैक बनाना है, कितने माइटोटिक डिवीजन्स की जरूरत पड़ेगी? तो टोटल 3 माइटोटिक डिवीजन की जरूरत पड़ेगी। पहली बार चली 2 बना, दूसरी बार चली 4 बना, तीसरी बार चली तो 8 बनेगा। 8 न्यूक्लियस होते हैं ना, तो 4 न्यूक्लिएट और 8 न्यूक्लिएट। एनसीईआरटी बोलती है 2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleate and the latter 8 nucleate। मानकर चलते हैं एक न्यूक्लियस था, चलो भाई पहला माइटोटिक डिवीजन चला, 2 न्यूक्लियस बन गए, दूसरा चला दो 4 बन जाएंगे, तीसरा चला दो अरे 8 बन जाएंगे। बस ये बात यहां पे चली है, तो टोटल 3 माइटोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है एम्ब्रियो सैक बनाने में। It is of interest to know that these mitotic divisions are strictly free nuclear divisions हैं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है? डायरेक्ट सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। उसके बाद बनती है कौन? सेल वॉल का फॉर्मेशन उसके बाद होता है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। यहां पर याद रखना क्या क्या चीजें हैं। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स। रिमेनिंग जो 2 न्यूक्लियाई होंगे वो सेंट्रल सेल में होते हैं, जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। अभी जस्ट हमने देखा था। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक।
तीन जो होंगे वो कहां होंगे, वो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ होंगे। तुम्हें अभी बताया जो माइक्रोपाइलर एंड के तरफ थे उनको एग एपैरेटस कहते हैं। एग एपैरेटस में एग तो आएगा ही आएगा और प्लस साथ में सिनर्जिड सेल भी आएगा। दो होंगे सिनर्जिड सेल, एक होगा अंडा वाला। सिनर्जिड्स के पास याद है तुम्हें, अभी बोला था मैंने स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स, है ना, वहां पे प्रेजेंट थे माइक्रोपाइलर टिप पे, जिन्हें फीलीफॉर्म एपैरेटस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, पॉलन ट्यूब की एंट्री इसी के थ्रू होनी है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। और बाकी चैलेजल एंड के तरफ बात करें तो क्या एंटीपोडल सेल्स मिलेंगे, एंटीपोडल सेल्स का भी नंबर 3 होता है। बीच वाला सेंट्रल सेल है। तो ओवरऑल ये कंडीशन हम समझ चुके हैं कि 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, और सेल के नंबर को काउंट करते हैं। बीच वाला सेंट्रल सेल, ऊपर में 3 अगर बात करें तो 3 हो जाएंगे तुम्हारे एंटीपोडल सेल्स, और 3 अगर बात करें तो हमारे कौन से सेल्स थे, जल्दी से बताओ। 2 हो गया सिनर्जिड्स और 1 हो गया अंडा वाला। चले, बात चल चुकी है सारी की सारी। अब कहानी स्टार्ट होनी है पॉलिनेशन की। लड़कों की बात हो गई, लड़कियों की बात हो गई, लड़के लड़की राजी हैं, अब शादी करवाई जानी है। तो शादी के लिए तो बारात तो निकालनी है। तो शादी के लिए जो बारात निकालनी है, बारात को क्या बोला गया है, पॉलिनेशन। बारात को क्या बोला गया है, पॉलिनेशन बोला गया है। यहां तक की चीज क्लियर है? आगे चलें तो ये चीज आ गया क्या तुम्हारा, पॉलिनेशन यहां पे आ गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन को, समझते हैं क्या बात बोली गई है पॉलिनेशन में। हमने मेल और फीमेल गैमेट बना रखे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं यहां पे। पॉलन ग्रेन की बात करें मेल में, एम्ब्रियो सैक की बात करें तो फीमेल में। दोनों जो गैमेट्स हैं, क्या दोनों नॉन मोटाइल हैं? As both types of gametes are non-motile, they have to be brought together for fertilization to occur. How is this achieved? इसके लिए कुछ मैकेनिज्म हमारे नेचर ने तैयार किया है, जिसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कुछ और नहीं है, पॉलन ग्रेन बनकर तैयार है, हाँ तैयार है। पॉलन ग्रेन को क्या उठाकर हमें स्टिग्मा के पास लेकर जाना है, यही तो मैकेनिज्म है, इसी को हम पॉलिनेशन का नाम देते हैं। तो ओवरऑल पिस्टिल के स्टिग्मा तक हमें लेकर इसे जाना है, तो इसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। इसके लिए एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है, चाहे तो हवा से बारात जा सकती है, चाहे तो ये पानी से बारात जा सकती है। पॉलिनेशन के अगर तरीके देखें, पॉलिनेशन के टोटल 3 टाइप होते हैं। सोर्स ऑफ पॉलन, कहां से वो आया है, इसके बेसिस पे 3 टाइप हैं। वो तीनों टाइप समझते हैं, तीनों टाइप बड़े ही कॉन्सेप्चुअल हैं, आओ समझते हैं। सबसे पहला टाइप जो देखेंगे हम लोग वो है ऑटोगैमी। अरे ऑटोगैमी कुछ और नहीं, मानकर चलो मैंने फूल बना दिया, ठीक है, इसके अंदर मेल वाला पार्ट भी और इसके अंदर मानकर चलो फीमेल वाला पार्ट भी। अरे दोनों एक ही फूल के अंदर हैं, काम खुद से चल जाएगा, और कहीं तलाशनी क्यों है। कंडीशन का नाम ऑटोगैमी, एक ही फूल के अंदर हो रहा है सारा का सारा। दूसरा, एक प्लांट है, एक प्लांट पे एक फूल इधर, एक फूल इधर, इधर वाला मेल है, इधर वाली फीमेल है। आराम से पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ स्टिग्मा पे लैंड करेगा। अगर लैंड करता है तो क्या हम इसे पॉलिनेशन कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, गिटेनोगैमी। क्या बोलते हैं इसे, गिटेनोगैमी। एक ही प्लांट है, उसके अलग अलग फ्लावर की बात चल रही है, ऑटो में सेम फ्लावर की बात चल रही है। सबसे आखिरी होगा जीनोगैमी। एक प्लांट यहां पे, इसके फूल यहां पे, एक यहां पे है, ये मानकर चलो मैंगो का, ये भी मानकर चलो मैंगो का, ये मानकर चलो मेल है, ये फीमेल है। क्या पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ जाएगा फीमेल वाले पे? प्लांट सेम स्पीसीज का होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा आम वाला चला गया तुम्हारा पीपल वाले पे, ऐसा नहीं हो सकता है पॉसिबल। तीनों समझ में आई? अब मैं सिर्फ नाम बोलूंगा, तुम बताओगे कौन सी पॉलिनेशन चल रही है, ऑटो, गिटेनो या जीनो। एक प्लांट है, उसके एक फूल में ही पॉलिनेशन चले, नाम ऑटोगैमी। एक प्लांट, अलग अलग फूल, नाम गिटेनोगैमी। एक प्लांट और एक बगल वाला प्लांट, उसमें पॉलिनेशन हो, नाम जीनोगैमी। सिंपल सी तो बात है। आ जाओ ऑटोगैमी में। ऑटोगैमी में क्या बात करेंगे, एनसीईआरटी ने कहा है सेम फ्लावर की बात करेंगे। सेम फ्लावर में ही दोनों मौजूद हैं। एक नॉर्मल फ्लावर की बात करें, विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर्स एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रादर रेयर, है ना। कंप्लीट ऑटोगैमी इज रादर रेयर। देखो क्या बात की गई है यहां पे। नॉर्मल फ्लावर की अगर बात करें, जो कि एक्सपोज्ड फ्लावर्स होता है, जिसमें दिख रहे होते हैं फ्लावर्स,
उसमें ऑटोगैमी होता नहीं है। जो फ्लावर बंद होंगे उसमें ही तो ऑटोगैमी चलेगा ना, जिसमें मेल और फीमेल अंदर ही बंद हैं। Autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anthers and stigma एक ही टाइम पे मैच्योर होने चाहिए और आपस में क्लोज होने चाहिए, तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। जब अंदर में ही काम चल रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। कुछ एग्जाम्पल हैं प्लांट के, जैसे वायोला, जिसे कॉमन पैंसी कहते हैं, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना। प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं इसमें चैस्मोगैमस भी होता है और इसमें क्लिस्टोगैमस भी होता है। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और देखते हैं डायग्राम में देखते हैं। ये डायग्राम देखो, इसमें फूल खिला है, इसको चैस्मोगैमस बोलते हैं। इसमें फूल बंद है, इसको क्लिस्टोगैमस बोलते हैं। बस फ्लावर के नाम यहाँ पे याद रखने हैं। यहाँ पे 2 टाइप के फ्लावर्स हैं, चैस्मोगैमस जिसमें फ्लावर एक्सपोज्ड रहते हैं उसके एंथर्स और स्टिग्मा, और क्लिस्टोगैमस में वो कभी नहीं खुलते। In such flowers, the anther and stigma lie close to each other. When anther जब dehiscence होगा तो pollen grain वहां पे गिर जाएगा। सिंपल सी बात है, pollination आराम से हो जाएगा। अब यहां पर बात की गई क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। ऑटोगैमस ही तो हुए, अंदर में ही तो काम चलना है फूल के अंदर, तो यहां पर कोई क्रॉस पोलिनेशन की जरूरत नहीं होती। मैंने जो जीनोगैमी बताया ना अभी, एक प्लांट से दूसरे प्लांट सेम स्पेसीज में अगर जा रहे हैं वहां पे कंडीशन आ सकता है क्रॉस पोलिनेशन का। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट। क्लिस्टोगैमस की अगर बात करें, पॉलिनेटर की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, अंदर बंद है, उसमें ही सारे काम यहां पे हो जाने हैं, तो इसमें एस्योर्ड सीड सेट बनेगा। सीड एस्योर है, बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट द क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस? देखो, क्लिस्टोगैमी का अगर फायदा बताऊं तो पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, किसी को नेक्टर नहीं देना पड़ता, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज भी है, वेरिएशन नेचर में नहीं होगा, क्योंकि सेम से ही बात कर रहे हैं, वेरिएशन नहीं कर पाएंगे हम। गिटेनोगैमी कुछ और नहीं है, सिंपल सी बात, एक ही प्लांट होगा लेकिन फ्लावर अलग अलग होंगे, सिंपल सी बात है। कहते हैं गिटेनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन। फंक्शनली तो क्रॉस पोलिनेशन ही हुआ है ना, क्योंकि एक प्लांट है उसके में ही गया है, लेकिन अगर बात करेंगे तो जेनेटिकली तो ऑटोगैमी से सिमिलर ही है। जैसे एक फूल की बात करें अगर, तो एक, जैसे मान के चलो एक पेड़ है, उसमें टोटल 50 फूल हैं, तो सबका तो जीनोटाइप तो एक ही रहा होगा, लगभग सबकी जीनोटाइप तो एक ही होगी। तो अगर दूसरे फ्लावर से भी अगर एक ही प्लांट में चल रहा है, कहां जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना? तो ये सिंपल सी बात है। जीनोगैमी की बात करें अगर, सिंपल सी बात, तो डिफरेंट प्लांट लेकिन स्पीसीज एक होना चाहिए। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। तो वेरिएशन कहां देखने को मिलेगा? तो वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी में देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई? यही हमारा चैप्टर था और इसके ऑब्जेक्टिव सेशन की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। 75 बेहतरीन क्वेश्चंस करो इसके जो आज तुमने पढ़ाई करी है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।